गुड मॉर्निंग क्लास टेंथ। तो कैसे हैं आप लोग? खैर, तो आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ सीबीएसई 2018 के सॉल्व्ड पेपर की, साइंस के फिजिक्स पोर्शन की। ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो सैम्पल पेपर तो देखने बनते ही हैं कि कैसे कैसे सवाल आए हैं, क्या क्या पूछा गया है, कितने कितने मार्क्स में पूछा गया है। खैर, तो फिज़िक्स का डिस्कशन है हमारे पास। अब फिज़िक्स में कौन कौन से सवाल हैं, किस किस नंबर पे सवाल हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला जो सवाल मिलेगा आपको वो मिलेगा 1। दूसरा सवाल मिलेगा आपको 4 पर, फिर मिलेगा 6 पर, फिर मिलेगा 8 पर, और एक सवाल है 15, फिर एक है 16 और 21, 23 और 26। ये हैं क्वेश्चंस 2018 के साइंस पेपर में फिजिक्स से रिलेटेड। समझ में आया आपको? तो 16 मार्च 2018 को हुए एग्ज़ाम को देखने जा रहे हैं, तो जल्दी से कॉपी पेन निकालो, तैयार हो जाओ, शुरू करते हैं। और पहला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। देखिए, 2018 क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड, डेट 16 मार्च 2018। तो सॉल्व पेपर है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं हम। सबसे पहला क्वेश्चन हमको कह रहा है, व्हाट राइट द एनर्जी कंजर्वेशन दैट टेक्स प्लेस इन अ हाइड्रो पावर प्लांट। तो आपका ये सवाल है सोर्सेज ऑफ एनर्जी से। सोर्सेज ऑफ एनर्जी से पूछा गया ये सवाल बहुत बेसिक है। ठीक है, इसको इजी में ही काउंट करेंगे तो हाइड्रो पावर प्लांट कौन सा होता है? जो वाटर, ठीक है, वाटर वगैरह से रिलेटेड है। ठीक है, डैम, हाइड्रो पावर प्लांट। तो राइट एनर्जी कंजर्वेशन दैट टेक्स प्लेस इन हाइड्रो पावर प्लांट। तो ध्यान से देखिए आप इसको। पोटेंशियल एनर्जी, जब हम एक डैम बनाते हैं तो उसको उसको थोड़ा सा पोटेंशियल एनर्जी गेन करने के लिए हम चारों तरफ से बंद कर देते हैं और वाटर स्टोर करते रहते हैं। और यहाँ से जब पानी नीचे गिरता है, ठीक है, डैम से जब पानी गिरता है तो यहाँ पे टरबाइन लगा होता है। आपको पता ही होगा, ये पढ़ा हुआ है आपका, डायरेक्ट एनसीईआरटी से रिलेटेड सवाल है ये। कुछ भी इसमें घूम कर नहीं पूछा गया, घुमाकर। ठीक है, बहुत बेसिक। तो ये टरबाइन जब घूमने लगता है, यहाँ पे आपका एनर्जी स्टोर कर लेते हो आप, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ठीक है, ये लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर स्टोर्ड इन डैम इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलिंग वाटर। द वाटर फॉल्स ऑन द टरबाइन, सो काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फ्लोइंग वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी of the armature of generator connected to the turbine. Then kinetic energy is stored into the electrical energy as hydroelectricity. बहुत बेसिक, आप इसको पढ़ लो, नोट कर लो, कुछ नोट करना हो तो। एनसीईआरटी का ही सवाल है। उसके बाद हमें जाना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 ये है, ये भी बहुत ही बेसिक सवाल है, आप देख सकते हैं। एक डायग्राम पूछा गया है, रे डायग्राम। कौन सा केस है ये? For all the positions, if the image formed by a spherical mirror for all the positions of the object placed in front of it is always erect and diminished। तो ये सिर्फ और सिर्फ कॉन्वेक्स मिरर का केस हो सकता है, क्योंकि कॉनकेव में तो इन्वर्टेड भी बनती है, इरेक्ट भी बनती है, लेकिन कॉन्वेक्स में सिर्फ और सिर्फ इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड ही बनती है। तो ये हिंट थी क्वेश्चन में कि इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड बनाए हर पोजीशन के लिए। तो आपने क्या समझा कि भैया ये तो कॉन्वेक्स मिरर का केस है, और आपने एक केस ड्रॉ कर दिया। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स और रिवाइज करा देता हूँ यहाँ पर, कि जो सी सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली लाइन है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाएगी। ठीक है, या रिफ्लेक्ट हो जाएगी, ये हमारे नॉर्मल का काम करती है। ठीक है, एंगल आई एंगल आर फॉलो होते हैं, पैरेलल आने वाली वर्चुअली फोकस से पास होती है। ठीक है जी, और फोकस से जाने वाली पैरेलल हो जाती है, वगैरह वगैरह। ठीक है, ये सब कुछ पॉइंट्स हैं।
मैंने आपको रिवाइज करवाए। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 6। हम क्वेश्चन नंबर 6 पर जाते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 6 की बात करेंगे आप, तो यहाँ पर आपको कुछ खास बात नहीं मिलेगी। डायरेक्ट लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन पूछे गए हैं। एक्सप्लेन द टर्म एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ मीडियम एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। तो जब पढ़ाया गया, ये अच्छे से समझाया गया था कि लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, ये तो भैया हम 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। लाइट का आना और फिर जाना कुछ इस तरीके से कि एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर रहे, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर हो जाए, ठीक है। और सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, ये रिफ्रैक्शन की बात कर रहा है। एक्सट्रीमली सॉरी, ये रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं। तो लाइट आएगी जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है। यहाँ पे लिखना है रेयरर और यहाँ पे लिखना है डेंसर, और साथ में हो सके तो दूसरा वाला डायग्राम भी बना के दिखाओ। ऊपर लिख दो डेंसर, नीचे लिख दो रेयरर, और लाइट को ऐसे ले जाकर थोड़ा सा अवे दिखा दो कि हाँ ये अवे जा रही है। बात समझ में आएंगे आपको, ठीक है। डेंसर से रेयर जाते हुए नॉर्मल से दूर, रेयर से डेंसर जाते हुए नॉर्मल के पास। ये हमारी नॉर्मल है, डैश डैश करके जो दिखाया है, ठीक है जी। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्ट, अच्छा लॉज क्या क्या हैं, लॉज भी बताने हैं। लॉज क्या हैं कि जो सबसे पहला पॉइंट तो वही है कि साइन आई अपॉन साइन आर, ये एक रेशियो कांस्टेंट आता है और इसको हम क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहते हैं। देखो ये लिखा, ये पहले नंबर पर लिखोगे आप, क्योंकि सेकंड, ये जो फर्स्ट पे लिखा है ये बहुत बेसिक पॉइंट है। इंसिडेंट रे, नॉर्मल रे, ट्रांसपेरेंट टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस एंड रिफ्रैक्टेड रे ऑल लाई इन द सेम प्लेन, ठीक है। बहुत बेसिक पॉइंट है ये, सभी सेम प्लेन में लाई करते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अगर बात की जाएगी, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम की, तो कैसे लिखा जाता है वो, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे लिखा जाएगा। और उसने एक बात और बोली, एंड राइट एन एक्सप्रेशन टू रिलेट इट विद द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, ठीक है। ये लिखा है यहाँ पे, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम with respect to first medium is denoted by this, ठीक है। आप इसको ऐसे भी करके दिखा सकते हो, n1 2, n1 को लिखो ऊपर और 2 को लिखो यहाँ पे ऐसे, 1 2 ठीक है, तो भी वही बात हो जाएगी, ठीक है जी। तो ये ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो आप, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और ऐसे भी लिख के दिखा सकते हो, ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट के साथ कैसे कि भैया मान लीजिए कि ये कोई मीडियम है और लाइट की स्पीड इसमें v है और बाहर जो एयर है वैक्यूम है वहाँ पे c है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी मीडियम का, अगर ये मीडियम को मैं 2 नंबर डाल रहा हूँ, तो n2 इज इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय v, ये होता है इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट। आपको पता होगा, बहुत बेसिक है। तो देखिए वही बात जो मैं आपको बता रहा था वही सब लिखी हुई हैं यहाँ पर, ध्यान से देखिए। ये साइन अपॉन साइन आर जो बताया गया था, फिर इसी को हमने इन टर्म्स ऑफ स्पीड ऑफ लाइट बताया, ठीक है। ये सब लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये डच मैथमेटिकल है, सब स्ट्रॉन्ग फालतू की बात है, बस स्नेल्स लॉ है, बात खत्म, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर, और हाँ एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भाई, ये मेंशन करके आना है, जितनी भी बातें आपको पता हों वो सब आपको लिख कर आनी है। समझ में आया आपको। इट हैज़ नो यूनिट, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि ऊपर भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड और नीचे भी स्पीड है मीटर पर सेकेंड। समझ में आया आपको, तो ये लिख के आना है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं फटाफट से। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 पर जाने से पहले ये क्वेश्चन नंबर 6 का ही चॉइस में था, ये क्वेश्चन नंबर 6। तो व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ लेंस। देखो पावर ऑफ लेंस क्या बताती है, पावर ऑफ एकोमोडेशन, पावर ऑफ कन्वर्जेंस और पावर ऑफ डाइवर्जेंस। बात समझ में आई आपको, पावर ऑफ कन्वर्जेंस, पावर ऑफ डाइवर्जेंस। एक लेंस, व्हाट इज मीन बाय पावर ऑफ लेंस। लेंस, अगर कॉन्वेक्स लेंस की अगर हम बात करें, तो कॉन्वेक्स लेंस फैलती हुई रेज को कितना कन्वर्ज कर सकता है। जैसे ये रेज हैं, ये ऐसे जा रही हैं, इनको कन्वर्ज करेगा लेंस किसी पॉइंट पर, तो और कितना पास कन्वर्ज कर देगा, ये उसकी पावर है। बात समझ में आ गई क्या, कितना पास कन्वर्ज कर देगा, कितना जल्दी कन्वर्ज कर देगा।
रेज यहाँ पर भी कन्वर्ज हो सकती हैं और रेज यहाँ पर भी कन्वर्ज हो सकती हैं, मिल तो रही हैं ना, ठीक है। लेकिन आप पहला केस, फिर दूसरा केस और फिर ये थर्ड वन, ये फोर्थ वन को कंसिडर करें तो सबसे ज़्यादा कन्वर्जेंस हमें जो मिली है वो मिली है फोर्थ केस में, ठीक है। तो फोर्थ केस में जो पार है लेंस की वो सबसे ज़्यादा है। यही है हमारे कॉनकेव लेंस के लिए कि कितना डाइवर्ज कर सकता है, कितना ज़्यादा डाइवर्ज कर सकता है वो, ठीक है। एक केस ये भी है, एक केस ये भी है, लेकिन यहाँ पे जो फोकस आएगा वो दूर आएगा और जो पहले वाले केस की हम बात करें तो वहाँ पे पास में आएगा। तो इस वाले केस में डाइवर्जेंस ज़्यादा है, इस वाले केस में डाइवर्जेंस कम है। तो जितना ज़्यादा कन्वर्ज कर दे वो या जितना ज़्यादा डाइवर्ज कर दे वो उसकी पार है। और यूनिट क्या होती है इसकी, पूछा हो या ना पूछा हो, अच्छा पूछा है यहाँ पे ऐसा यूनिट तो लिख दो, ठीक है। ना भी पूछा हो तो आप लिख दो कि यूनिट ऑफ पार इज़ डायोप्टर। लिखने में क्या जाता है, छोटी छोटी चीज़ें ये आपका अच्छा इंप्रेशन देती हैं, ठीक है। अब उसने कहा अ स्टूडेंट यूजेज अ लेंस ऑफ फोकल लेंथ 40 सेंटीमीटर, अनदर ऑफ -20 सेंटीमीटर, राइट द नेचर एंड पावर ऑफ ईच लेंस। तो भैया एक बात आपको समझ में आ जाए, क्या समझना है कि भाई पावर ऑफ लेंस 1/4 फोकल लेंथ होती है, पावर ऑफ लेंस 1/4 फोकल लेंथ होती है, बस। और इतनी सी बात कि अगर फोकल, और हाँ ये जो लेंस के केस में पावर जो होती है वो डायरेक्ट 1/f होती है, लेकिन मिरर के केस में भी आप कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर माइनस आता है, ठीक है। लेंस के केस में आप 1/f ही करेंगे और f को शर्त ये है कि मीटर में रखेंगे। f के लिए शर्त क्या है कि f को आप मीटर में लिखेंगे। मेरी बात समझ में आई है आपको, ठीक है। तो आप ये एक कॉन्वेक्स लेंस, क्योंकि ये पॉजिटिव पार को बता रहा है, ये कॉनकेव लेंस है, ये नेगेटिव पार को बता रहा है। तो आप ये भी इन्फ्रेंस यहाँ पे निकाल सकते हैं और लिख भी सकते हैं कि पॉजिटिव पार मतलब यहाँ पे क्या है, कन्वर्ज कर रहा है, कन्वर्जेंस है, समझ में आया जी। और यहाँ पर क्या है, डाइवर्जेंस है, क्या है जी, डाइवर्जेंस, समझ में आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमें जंप करना है अब क्वेश्चन नंबर 15 पर। बिफोर जंपिंग टू क्वेश्चन नंबर 15 we are having one more question, that is question number 8, which is very easy. Show how would you join 3 resistors of each of 9 ohm so that the equivalent resistance of the combination is 13 ohm। तो ये इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है, आपको थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल और केसेस कंसीडर करने पड़ेंगे कि कौन कौन से केसेस पॉसिबल हैं। तो 9 ओम अगर मैं तीनों को सीरीज, बस थोड़ा सा आइडिया ही लगाना है कि अगर तीनों को सीरीज में लगा दिया तो सर ये तो 9 18 और 18 9 27 हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो रहा है, लेकिन मुझे 13 ओम चाहिए। इसका मतलब पैरेलल कॉम्बिनेशन भी कहीं इन्वॉल्व होगा। तो अब तीनों को अगर पैरेलल में लगा देंगे तो क्या आएगा, 3 ओम आ जाएगा, लेकिन 3 ओम से तो ज़्यादा है आंसर, ठीक है। हमें 13 ओम चाहिए, तो हमने हिट एंड ट्रायल से यहाँ पे 2 को लगाया पैरेलल, 1 को लगाया सीरीज़ में, तो यहाँ पे ये कितना आ गया, 9 और 9 4.5 और ये कितना है 9, तो ये आ गया 13.5 ओम टू 9 ओम इन सीरीज। तो यहाँ पे ये 13 ओम जो पूछा गया है, एग्जैक्ट 13 ओम तो हम किसी भी तरह अचीव नहीं कर सकते, लेकिन हाँ 13.5 अचीव कर पा रहे हैं, ठीक है। एक और केस है ये 6 ओम, ठीक है जी। तो इस वाले केस से तो ये आया। अब एक और हिट एंड ट्रायल हम करा तो हमें रिजल्ट सही मिल गया कि यहाँ पे ऊपर 9 और 9 सीरीज़ में, तो कितना हो जाएगा ये 18 और 9 इसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। तो मैंने आपको ये बताया था, ये ट्रिक बताई थी कि जब भी कभी ऐसा हो कि एक रेजिस्टर दूसरे का डबल है, जैसे कि यहाँ पर भी 18 ओम ऊपर और यहाँ 9 ओम नीचे, तो आपको कुछ नहीं करना, डबल वाले का 1/3 कर दो, 18 डिवाइड बाय 3, तो कितना आ गया, 6 ओम आ गया है। क्या आ गया है जी, 6 ओम। बात समझ में आई। एक और सवाल है यहाँ 8th क्वेश्चन का जो चॉइस में गिवन है, प्लीज़ आप इसको देखें। राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, राइट जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। यहाँ पर उसने कहा है कि
ये वाला तो बहुत बेसिक है, आप डायरेक्ट बताना कि आई स्क्वायर आर टी, ठीक है जी। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या है, आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। when the electric current flows through a resistance element, the flowing charges suffers resistance, the work done to overcome resistance is converted into heat energy। अब मेरी बात सुनिए, आप अगर कहीं पे भी इन कॉन्सेप्ट्स में प्रॉब्लम है तो सीरीज़ अपलोड हुई है करंट इलेक्ट्रिसिटी की, आप जाकर लेक्चर्स चेक कर सकते हैं 1 by 1, ठीक है जी। 13 लेक्चर्स की सीरीज़ है अराउंड वो, ठीक है। सवाल देखते हैं कि ये सवाल में पूछ क्या रहा है। एक लैंप है जिसकी रेटिंग, ये वाले सवाल भी करवाए हुए हैं वहाँ पर, कि 100 वाट का है, 220 वोल्ट का है, 60 वाट का है, 220 वोल्ट का है, इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। फाइंड करंट ड्रॉन बाय 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन इफ़ द सप्लाई वोल्टेज इज़ 220 वोल्ट्स। इनको पैरेलल में कनेक्ट कर दिया गया। तो सबसे पहले तो आप ऐसे देखिए कि रेजिस्टेंस निकालना आना चाहिए। पार कितनी, पार क्या होती है, वी स्क्वायर अपॉन आर, और यू कैन से आई स्क्वायर आर, और यू कैन से आई स्क्वायर आर, और आई वी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास वी है, तो पार है, वी है, रेजिस्टेंस निकालना है। समझ में आया जी आपको? तो आर क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर डिवाइड बाय पी। क्या है जी, वी स्क्वायर डिवाइड बाय पी। बात समझ में आया? तो आप सबसे पहले ऊपर वाले का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए और ये नीचे वाले का रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। और इनको ऐसे ही सॉल्व करिए कि इनको 220 वोल्ट से कनेक्ट किया है। समझ में आया? तो ऊपर भी करंट मिल जाएगी और नीचे भी करंट मिल जाएगी, ठीक है। तो I1 और I2 ही उन्होंने पूछा था। फाइंड द करंट ड्रॉन बाय द 2 बल्ब्स फ्रॉम द लाइन। और एक तरीका और भी है कि आप जैसे पार का फॉर्मूला मैंने अभी 3 फॉर्मूले बताया, आई स्क्वायर आर, वी स्क्वायर बाय आर और आई वी। तो वी गिवन है, आप डायरेक्ट I1 भी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। P1 I1 V, क्योंकि V तो सबके लिए सेम है। और P2, जो P2 है उसके लिए भी आप यही लिख सकते हैं, I2 इंटू वी। वहाँ पे भी 220 वोल्ट है, ये भी 220 वोल्ट है बस। तो I1 I2 डायरेक्ट भी मिल सकते हैं आपको। देखिए इन्होंने शायद वही कर रखा है। तो बहुत बेसिक है ये, ठीक है। लास्ट टाइम बच्चों ने कहा कि सर वीडियो थोड़ी सी लंबी हो गई तो इसको पार्ट्स में ब्रेक कर दीजिए। तो ये पार्ट 1 है आपका। बचे हुए 15, 16, 21, 23, 26 हम नेक्स्ट वीडियो में देख रहे हैं। प्लीज़ फोकस करिए आप। 15, 16, 21, 23, 26 ये 5 सवाल नेक्स्ट वीडियो में दिख जाएंगे आपको, ठीक है। तब तक के लिए बो बॉय, सी यू सून, एंजॉय। पढ़ते रहो, पढ़ाते रहो, मज़े करते रहो। बाय बाय।